हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 4 का मैथ। इससे पहले हम आपको जीके जीएस करा दिए थे प्रैक्टिस सेट 4 का, और इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर भी करा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बुक है जिससे मैं करा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड बुक से है ये, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन का जो भी लेवल दिया गया है बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पे आधारित है। तो इस वीडियो को देख करके आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के न्यूनतम भाजक है, मतलब गुणनखंड सबसे कम किसका है। तो आप निकाल करके देखिएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप पहला नंबर ही ले लीजिए, 256 ले लीजिए। तो 256 का गुणनखंड कैसे निकालिएगा, पहले इसका एलसीएम देखिएगा। तो 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, या तो डायरेक्ट 256 का आप ऐसे, आपको पता है क्या कि 16 गुने में 16 होता है 256, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 4 गुने फिर 4 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 8। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 8 + 1, ठीक है, यही होगा। तो यानी कि इसका गुणनखंड हो गया आपका 9, मतलब भाजक इसका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में कितना है, तो 644 है, ठीक है। अगर इसको आप 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा। फिर एक बार 2 से कीजिए, जब एक बार 2 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 300 रहता है तो 150, मतलब 161 आ जाएगा, ठीक है। 161 अगर आ गया तो आपको पता है ये कितने से, जब 161 आपको यहाँ पे आ गया तो आप इसको 7 गुने 23 कर सकते हैं, 23 गुने 7 कुछ भी कर लीजिए, तो 7 गुने 23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा इसका गुणनफल यानी कि जो गुणनखंड या भाजक कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर अब क्या देख रहे हैं, 2 गुने में कितना, 7 के पावर में 1 गुने में कितना, 23 के पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको आप गुणनखंड लीजिए यानी कि भाजक लीजिए। तो 2 है यहाँ पे, तो इसमें 1 जुट जाता है ना, ये आपको पता होगा ना। अगर ये पता नहीं है तो मैं पीछे बहुत सारा वीडियो पढ़ाया हूँ जिसमें पूरा अच्छे से डिटेल बताया हूँ, तो आप सब वीडियो देखते रहिए। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुने में कितना, 2 गुने में 2, तो कितना हो जाएगा इसका 12, तो मतलब इसमें 12 गो हो गया। ऑप्शन नंबर उसी तरह से सी को देखिए और डी को देखिए। अगर सी को भी इसी तरह से आप एलसीएम लीजिएगा और डी को भी लीजिएगा तो सी में भी आपको 12 आएगा और डी में कितना आएगा 24 आएगा। तो आपको इसमें पूछा क्या है, सबसे न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम किस में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं जो कि 9 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के ए नंबर हो जाएगा। देखिए मैं इस सब का सी और डी का एलसीएम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आपको एलसीएम लेने तो आता ही है और प्रोसीजर यही है बनाने का, ठीक है। तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको प्रोसीजर समझा दिया और आंसर भी बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको इसमें कैलकुलेशन अच्छे से करना है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको सटीक कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आप कैसे कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन है तो करना तो पड़ेगा। जादू तो है नहीं कि डायरेक्ट मार देंगे और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 1/, में पहला का क्या है, पहले को आप सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, इसको सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस यहाँ देख रहे हैं, यहाँ √2 के आगे माइनस लगा, मतलब खाली √2 जो है ना, दोनों में डिफरेंट साइन है, बाकी मतलब सेम है। 1 के पहले भी सेम है √3 के पहले भी सेम है। तो उस डाटा को आप अलग कर लीजिए। जैसे कि 1 प्लस में √3 को आप अलग कर लीजिए, और माइनस में यहाँ पे प्लस में, पहला वाला में प्लस √2 है, ठीक है। और दूसरा वाला में क्या है, यहाँ पे प्लस के साथ क्या है 1/, में आपको क्या दिख रहा है कि 1 प्लस में √3 और यहाँ पे माइनस में √2। अब हम आपको ये बोले कि देखिए यहाँ पे a प्लस में b और a माइनस b बन रहा है ना, तो बिल्कुल बन रहा है। आप इसको क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो कैसे लीजिएगा एलसीएम, तो a+1 प्लस में √3 प्लस में √2 और बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए अब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए और क्या ले लीजिए, 1 प्लस में √3 छोटा ब्रैकेट और माइनस में √2 ले लीजिए, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन और भी फास्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ से इससे ये कट गया, मतलब अब क्या हो जाएगा कि इससे यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में √3 और माइनस में कितना √2। उसी तरह से जब इससे ये कट जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा 1 प्लस में √3 1 प्लस में √3 और प्लस में √2 कितना 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं इससे ये कट गया, ठीक है। और नीचे में a + b × a - b बच गया। इसका मतलब कितना, तो नीचे अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो आपका हो जाएगा 2 प्लस में 2 √3 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा a + b और a - b है, तो मतलब 1 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना मतलब √2 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा -2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे बढ़िएगा तो आपको क्या दिखा कि 2 प्लस में √2 यानी कि 2 √3, जो ऊपर वाला टर्म था, नीचे वाला क्या हो जाएगा कि 1 प्लस में इसका होल स्क्वायर तोड़िए, 1 प्लस में √3 का, तो 1 प्लस में 3 प्लस में 2 √2 कितना 3,
और माइनस में कितना 2। तो इसको और अब थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, जब यहाँ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस में 2√3 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा ये कितना हो गया 4 और इसमें से 2 गया तो 2 प्लस में 2√3। तो आप क्या देख रहे हैं, ऊपर नीचे बराबर आ गया, मतलब कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप आंसर समझ गए। देख लीजिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 1। ठीक है, तो इसको आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करता है। उनके कदमों की माप, जो उनका कदमों के माप है क्रम से कितना है, तो 72 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है। वे न्यूनतम कितने दूरी चले ताकि प्रत्येक कदम की संख्या एक समान हो। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, चाहे कदम वाला आए, चाहे लाइट वाला आ जाए, जो रोड पे लाइट लगा होता हो, चाहे घंटी वाला बेल वाला आ जाए, तो इस सब का मतलब एलसीएम ही लेना होता है। ठीक है, तो आप एलसीएम लीजिए दोनों का, कितना का, तो 72 का और कितना 84 का लीजिए, क्या आ रहा है। देखिए, अगर 2 से कीजिएगा तो कितना 36 आ गया आपके पास, और कितना 42 आ गया। एक बार और 2 से कर लीजिए तो 18 आ गया, और कितना 21 आ गया। अब एक बार 3 से कर लीजिए तो 6 आ गया आपके पास, और 7 आ गया। अब सबका गुना कर लेते, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 से कितना 72 और गुने में कितना 7। अब 7 से कीजिए, 7 दूना कितना हो गया 14। अब आपके पास कैरी 1 बचा, 7 से 49 और ये कितना 50 हो गया। तो ये कितना है आपके पास, तो 504 है, लेकिन ये किस में, सेंटीमीटर में। लेकिन आपका आंसर दिया है किस में, मीटर में। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 5.04 मीटर हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्चे पर, जैसे कि आप होता है ना कि आप जैसे कि आपका नौकरी लग गया तो आप कमा रहे हैं, तो अपने घरेलू खर्चे तो करिएगा ही ना। तो मतलब घरेलू खर्चे पर कितना 24% का खर्च करता है। मनोरंजन पे, जैसे कि घूमना फिरना, सिनेमा देखना, इस सब पे 16% करते हैं। अपने शिक्षा पे, मतलब अपने बच्चा है चाहे जिसको भी पढ़ा रहा है, शिक्षा पे 12% व्यय करता है। तो और बाकी मतलब बचा लेते हैं। तो ये कह रहा है कि उसका बचत जो है 3268 रुपया है। तो ए का मासिक आय कितना है, मतलब कितना कमाता था कि इतना खर्चा करने के बाद भी वो 3288 बचा लेता था। तो देखिए, सबसे पहली बात, खर्चा कितना परसेंट करता था, तो 24%, 16% और कितना 12%। तो अब टोटल कितना हो गया, देखिए यहाँ पे यही करता है ना खर्च, हाँ 24, 16 और 12। तो ये कितना हो जाएगा, 24, 16, 40 और 12 कितना हो जाएगा, 40 और 52 हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये 52% पूरा क्या कर रहा है, इसको जोड़ने के बाद क्या आया आपको, 52% आया। तो ये 52% क्या कर रहा है, खर्च कर ले रहा है। तो बचा कितना प्रतिशत रहा है, टोटल 100% होता है, तो 48% क्या हो रहा है, बच रहा है इसके पास, बच रहा है। ठीक है, 48% बच रहा है। तो यही आपको 48% का वैल्यू दिया है। कितना दिया हुआ है, जो बच रहा है वो कितना है, तो 3288 है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो अब क्या बोलिएगा कि 3288 बटे में कितना 48। तो यहाँ पे आपको बताना कितना है इनकम, मतलब 100% इनकम हो रहा था, तो कितना हो जाएगा 3288 बटे में कितना 48 गुने में 100। जब आप इसको कट कीजिएगा तो तुरंत आपको क्या आ जाएगा, 6850 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए क्वेश्चन को, मतलब खर्च कितना कर रहा था वो आपको दिया हुआ है, तो खर्च आप हटा दीजिए उसमें से, कितना में से 100% में से, तो आपका बचत प्रतिशत आ जाएगा। अब बचत प्रतिशत आपको यहाँ पे दिया है, अगर खर्च प्रतिशत दिया रहता तो हम उसको 52% के बराबर करते, लेकिन यहाँ बचत दिया है तो हम 48% के बराबर किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 95 नंबर। इस क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट आना चाहिए, अगर कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA और PB हैं। A और B वृत्त पर बिंदु है, ए और बी क्या है, वृत्त पर बिंदु है। तो आपको ट्रेंगल दिया गया है इतना, और ये पूछ रहा है आपसे। तो चलिए पहले तो इसको आपका डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि जब डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आपके ये प्रॉब्लम हो सकता है बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिए, एगो हम मतलब क्या बना ले, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, जिसका केंद्र हम क्या मान ले, ओ मान ले। ठीक है, अभी कह रहा है पी कोई बिंदु है बाहर में, जहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। एगो स्पर्श रेखा हम ये खींच लिए, और दूसरा स्पर्श रेखा हम क्या ये खींच लिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ये मतलब दूर चला गया था, मतलब इसको पास लाना पड़ेगा ना। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे P है ये, और ये हो गया आपका A और ये हो गया B, यही स्पर्श रेखा है 2। ठीक है, A और B 2 स्पर्श रेखा है, और ये P हो गया। अब ये आपको इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है क्या कि ट्रेंगल A P और B 70 डिग्री, मतलब ये आपका 70 डिग्री दे दिया। आपको पता है जब यहाँ पे आप कोई भी अगर लाइन खींचते तो ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये बिंदु है और ऐसे, ठीक है, तो ये जो होता है ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूँ आपको ट्रेंगल P
प्लस में ट्रेंगल ओ कितना होगा, तो 180 होगा। आपको पी दिया होता है, ट्रेंगल ओ कितना हो जाएगा, पी कितना दिया 70, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कितना 110 हो गया। मतलब ये जो हम ये इधर बाहर में करके इधर लिख देते क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, 110 डिग्री आपका हो गया। तो आपको अब इसमें क्या पूछा है कि ट्रेंगल ओ ए और बी, मतलब अब यहाँ से भी एक ट्रेंगल बन जाएगा। ये देखिए ये ट्रेंगल बन गया ना, तो ओ ए बी पूछा है, मतलब आपसे ट्रेंगल ये पूछा जा रहा है ए। दोस्तों यहाँ डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा थ्योरम लिख के समझाऊंगा ना तो आप कम समझिएगा, लेकिन मैं डायग्राम में सब कुछ बताता हूँ तो आप ज़्यादा समझिएगा। और डायग्राम से समझा हुआ क्वेश्चन जल्दी नहीं भूलता है आदमी। तो देखिए आपको यहाँ पे जो पूछा है ट्रेंगल ओ ए और बी, तो ए हमको ये निकालना है क्योंकि बीच में इसी का वैल्यू है, यही वैल्यू है, तो हमें ये निकालना है कि क्या होगा। अब हम यहाँ पे अगर बात करें इस ट्रेंगल का, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कि मान लिया जाए ऐसे अगर कोई भी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि ये कोई जीवा है और यहाँ केंद्र से लेकर के और यहाँ पे अगर जीवा पे अगर आप दोनों केंद्र कोण बना लेते हैं, अगर ये थीटा है, मान लीजिए ये है, ये आपका दिया हुआ है 110, यही ना दिया हुआ है इसमें, तो ये 110 अगर दिया हुआ है आपको, तो आपसे ये और ये कोण पूछा है, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि जीवा पर कोई भी अगर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से दो भुजा अगर खींचा जाता है तो जीवा पर जो बनता है दोनों के लास्ट पॉइंट पे, तो ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आप देखिए ये भुजा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों समद्विबाहु, ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब एंगल बी जितना होगा उतना ही एंगल ए होगा। ठीक है, और आप पूरा एंगल क्या जानते हैं 180 डिग्री, तो आपको क्या पता हो गया, अगर ट्रेंगल मैं बोलूँ ए प्लस में ट्रेंगल बी प्लस में कितना ओ, ट्रेंगल ओ, तो आप क्या बोलिएगा 180 बोलिएगा ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों समान है, तो हम ए ट्रेंगल ए इजकल टू में कितना ट्रेंगल बी होता है। तो हमें ट्रेंगल ए बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम बी को भी ए ही मान लेते हैं। तो 2 इंटू में ट्रेंगल ए इजकल टू में कितना हो जाएगा, तो ये आपको दिया हुआ है ट्रेंगल कितना ओ 110 दिया है, तो आप ये कितना बच जाएगा 70 बच जाएगा। तो ट्रेंगल ए आपको यहाँ से कितना निकल गया 35 डिग्री निकल गया। आप बात समझ गए होइएगा अच्छे से। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। देखिए ये कोई सर्कल था, उसके ऊपर जीवा खींचा गया था पी पॉइंट से। ठीक है, अब उसके बाद आपका ये पी का एंगल दिया गया था, तो आपको पता है अपोजिट साइड का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है इस केस में। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, मतलब ट्रेंगल ए और बी दोनों समान होगा। हमसे ये पूछ रहा था तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 180 डिग्री वाला फार्मूला लगा दिए और हमारा ये निकल के बाहर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण जिसके, देखिए दोस्तों आप हल्का हल्का क्वेश्चन जो देखते हैं आप, काफ़ी सारे लोग अपने खुद से सेट बना करके लेकर आते हैं। हम देखते हैं उनका क्वेश्चन इतना हल्का हल्का रहता है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उतना हल्का हल्का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। ये इतना स्टैंडर्ड बुक है, अब इतना अच्छा ये क्वेश्चन का पैटर्न दे रहा है, तो आप इसको पढ़िए ना। हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ के आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, 96 नंबर को। 96 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण का आपका दो मूल दिया गया है। तो दो मूल आप जानते हैं क्या, समीकरण का दो मूल, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है। तो मान लीजिए कि अल्फा ये दिया हुआ है आपका, तो और बीटा क्या दिया हुआ है, तो बीटा आपका ये दिया हुआ है। आप अब इस समीकरण को बनाना तो आप जानते हुए होगा कि अगर अल्फा बीटा दो को दिया हुआ है तो समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो हम द्विघात समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरण तो कैसे लिखते हैं आप, तो द्विघात समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में क्या, तो एक्स इंटू में अल्फ़ा प्लस में बीटा और फिर क्या, तो प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा इजकल टू में 0, क्योंकि ये होता है क्या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और ये होता है मूलों का गुणनफल, गुणनफल होता है। ठीक है, तो आप इसमें बस वैल्यू डालना है आपको अल्फा प्लस बीटा का, आपका इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए मैं थोड़ा आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या एक्स, अब यहाँ पे आप डालिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा आपको क्या दिया है पी माइनस में क्यू दिया है, बटे में क्या तो पी प्लस में क्यू दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो बीटा दिया हुआ है माइनस में दिया, लेकिन यहाँ तो प्लस में, तब ये साइन यहाँ आ जाएगा माइनस वाला, तो क्या पी प्लस में क्यू बटा में क्या तो पी माइनस में क्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट लगा दिया, प्लस में क्या इसी दोनों चीज़ को मल्टीप्लिकेशन किया गया, तो अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ बाहर में माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बीटा के साथ माइनस लगा है और दोनों का हम गुना कर रहे हैं। तो पी माइनस में क्यू बटे में कितना, तो पी प्लस में क्यू,
पी प्लस में क्यू, और गुने में क्या हो जाएगा, तो पी प्लस में क्यू बटे में कितना, तो पी माइनस में क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों गुना में, तो इस टर्म से ये कट जाएगा और इस टर्म से ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ तो एक आ गया, मतलब टेंशन कुछ कम हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया और यहाँ पे क्या है माइनस में एक्स, और अंदर में दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है कि ए प्लस में बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस में कितना है क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये वो टर्म यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो मतलब इससे गुना इसमें हो जाएगा, तो पी माइनस में कितना क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, तो पी प्लस में कितना क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे माइनस में क्या 1 दिख रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस में कितना एक्स, अब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको यहाँ से देखिए एगो तो पी स्क्वायर आएगा, एगो क्यू स्क्वायर, अब माइनस 2a भी आएगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस लगा हुआ है पहले, तो मतलब पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कीजिएगा, फिर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे फिर जाकर के क्या ये प्लस में देगा ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम ऊपर में डायरेक्ट आपको लिख देते, तो क्या हो जाएगा -4 पी क्यू हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर, ये चीज़ें आ गया, और यहाँ माइनस में 1 आ गया, इजकल टू में सबके इजकल टू में 0 है। ठीक है, अब ये मान लेना है 0 है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपके पास यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो प्लस में हो जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, तो पी स्क्वायर माइनस में कितना क्यू स्क्वायर आ गया। अब ये इससे गुना हो जाएगा, तो प्लस में कितना 4 पी क्यू एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये आ गया, देखिए ये से गुना यहाँ पे भी हुआ तो यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में आपका पी स्क्वायर और माइनस में कितना क्यू स्क्वायर, ऐसे इजकल टू में यहाँ पे इजकल टू में 0 है। ठीक है, आप 0 यहाँ पे कर लीजिए। तो अब ये देखिए ये इक्वेशन बन चुका है, तो क्या बन गया है इक्वेशन, तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ तो पी स्क्वायर माइनस में कितना क्यू स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 4xpq, और ये माइनस को अगर अंदर में ले प्लस कर लीजिए, तो प्लस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आप अगर इसको प्लस कर लीजिएगा यहाँ पे तो आपको क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, हाँ इसको अगर प्लस कर लीजिएगा तो इसमें गुना हो जाएगा ना, तो यहाँ क्यू स्क्वायर और माइनस में कितना, तो पी स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसे माइनस में पी स्क्वायर है, जब इसे फिर इसमें ठीक है हो गया, तो यही चीज़ आपका यहाँ पे हो गया, इजकल टू में क्या कर लीजिए 0 करिए। अब ये देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखिएगा तो यही चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा गया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया। तो बस आपको इसमें कैलकुलेशन करना था और चीज़ों को थोड़ा समझना था कि हम किस चीज़ों को कहाँ पर डालें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। आपको पता है कि बहुलक क्या होता है, बहुलक जो होता है, जो मैक्सिमम बार, जो इक्वेशन दिया है ना इसमें जो सबसे मैक्सिमम टाइम जो आया होगा ना वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे 27 कह रहा है, मतलब 27 बहुलक बनाना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालिएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 27 ही डालना है इक्वेशन में। ठीक है, 27 डालेंगे, क्योंकि देखिए जब 27 यहाँ डाल दीजिएगा तो 27 कै बार आ जाएगा, एक बार यहाँ 2 बार हो गया। ठीक है, और एक बार x की जगह डाले 3 बार, एक बार इसके बगल में 4 बार, तो ठीक है, तो 27 कितना बार आ गया, 4 बार आ गया। बाकी आप 26 को देखना चाहते हैं तो देखिए 26 कितना बार आया, तो एक बार यहाँ है आपको, ठीक है, एक बार यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार, तो 26 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ अगर हम मान लिया जाए कि x की जगह 27 नहीं डालते तो 26 भी 3 बार आ जाता, 27 भी 3 बार आ जाता, तो फिर हम बहुलक कैसे डिसाइड कर पाते। इसीलिए हम यहाँ पे 27 डालेंगे, तो मतलब अब 27 4 बार आ गया, तो हमें पता हो गया क्या कि बहुलक कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए आप। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको, ये हमेशा काम आएगा। जैसे बहुलक माध्यमातिका सभी में रिलेशन दे के पूछ लेगा तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए बहुलक इजकल टू क्या होता है कि 3 इंटू में माध्यिका और माइनस में 2 इंटू में माध्य होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए। कभी कभी क्या होता है इसमें आपको 1-2 चीज़ दे देगा और दूसरा तीसरा, मतलब 2 चीज़ दे देगा और तीसरा चीज़ पूछ लेगा। तो बहुलक इजकल टू 3 इंटू में माध्यिका, 2 इंटू में मीन होता है, यानी कि माध्य होता है। तो आप इसको याद अगर रखने में डिफिकल्ट होता है तो आप इतना याद रखिए कि बहुलक इजकल टू तो हम लिखते ही हैं, और ये देखिए माध्यिका में ज़्यादा अक्षर आ रहा है तो 3 से गुना होगा ज़्यादा से, और मीन में जो मतलब माध्य है उसमें कम अक्षर आ रहा है तो कम से गुना होगा 2 से। अब ऐसे याद करके रख सकते हैं। और हमेशा आप क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो उसी तरह से याद रखिएगा कि बड़ा माध्यिका, इसमें से छोटा हमें माध्य को घटाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट आता है तो 2 मिनट में बन, ये मतलब 2 मिनट क्या मतलब 30 सेकंड में बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया गया ABC और दूसरा दिया गया है EDF। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो आप साइन जहाँ पे लेते हैं एक ट्रायंगल में वही आपको दूसरे ट्रायंगल में भी लेना पड़ता है। आपको AB दिया है 5, BC 8 दिया है और AC दिया हुआ है 10। आपको एरिया दिया हुआ है ABC ट्रायंगल का और DEF ट्रायंगल का आपको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इतना मतलब रेशियो में दिया है। तो आपसे DF पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहली बात, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए। देखिए डायग्राम जो है, मान लीजिए कि एगो ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया आपका ये हो गया। दोनों आप मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो A, ठीक है, और BC। उसी तरह से यहाँ आपको क्या लिखना है, ED और F। मैं क्या बोला हूँ इसमें सेम लिखने, जैसे कि आप यहाँ इस ट्रायंगल में A से शुरू किए हैं तो इसी में भी पहले जो दिया हुआ है E, तो इसी से शुरू करना है, तब जा कर करना, तो आप उल्टा हो जाएगा फिर आपका काम, ठीक है। तो AB कितना 5 दिया हुआ है, BC कितना 8 दिया हुआ है, और इसमें जो AC दिया हुआ है कितना था 10 दिया है। आपसे पूछा क्या है ये, तो आपको एक चीज़ें पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल ABC का एरिया इक्वल टू में इसका एरिया। आप इसमें सभी साइड का क्या होता है, जैसे कि साइड का रेशियो लीजिएगा उसी के होल स्क्वायर के बराबर होता है उसका एरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये एरिया दिया हुआ है, एरिया आपका ABC, ठीक है, बटे में कितना एरिया EDF, यही दिया हुआ है। कितने के बराबर दिया हुआ है, तो 9/4 के बराबर दिया। अब इस एरिया के और बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए ये भुजा जो होगा ना इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा जो होगा ना इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा होगा ना इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। इस भुजा के मतलब यहाँ 3 गो लिख लीजिए, इसमें भी 3 गो कर लीजिए, इसमें मतलब एगो कर लीजिए, ठीक है, एगो कर लीजिए इसमें, ठीक है, ताकि आपको साइन पहचानने में आसान हो। तो देखिए आपको यहाँ पे पूछा क्या है, DF पूछा है, तो DF किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 8 बटे में, क्योंकि आप ऊपर में एरिया किसका लिखे ABC का, तो ऊपर में भुजा भी लिखिए ABC का, नीचे में क्या तो DF हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर होगा, मतलब साइड के रेशियो का स्क्वायर क्या आता है, एरिया आता है। तो आप यहाँ से DF निकाल लीजिए, तो DF का होल स्क्वायर इक्वल टू में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे अब ये चीज़ें नीचे आ गया, तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 के स्क्वायर गुने में 4 बटा में कितना 9। अब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तभी ना, तो DF को इसको रूट से बाहर निकालिए, तो देखिए 2 को 8 है तो 1 को 8 आ जाएगा, और 4 का कितना होगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं 16 बटा में कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया कि आपका जो साइड है आपका DF ये आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को समझ गए अच्छे से। बस इसमें एक कंसेप्ट लगाना था, वो क्या कि एरिया का जो रेशियो होता है उस साइड के रेशियो के मतलब जो साइड का रेशियो होता है उसके होल स्क्वायर के बराबर होता है इक्विलेटरल। मतलब जैसे कि ये जो मतलब दोनों ट्रायंगल जो दिया है ये बराबर के केस में दिया गया है तब, ठीक है। आप समझ गए दोनों चीज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है 99 नंबर। कह रहा है कि 16 के पावर 3/2 है और यहाँ पे 16 के पावर -3/2 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप तो एक लेंदी भी तरीका जानते होइएगा या मतलब शॉर्ट भी तरीका जानते होगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको ज़्यादा तरीके इसमें याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए 16 के पावर में क्या 2/3 देख रहे हैं, सॉरी यहाँ 2/3 नहीं 3/2 है, ठीक है 3/2 और प्लस में क्या दिख रहे हैं 16 के पावर में -3/2 दिख रहे हैं। तो आप इसको क्या कीजिए पहले तो रूट से बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो 4 के पावर में 3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या इसको अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो 4 के पावर -3 हो जाएगा। तो इसको आप 4 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं तो 64 और प्लस में क्या तो 1/64, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 64 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और बटा में कितना हो जाएगा 64। अब 64 का होल स्क्वायर कीजिए, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि 64 है, अब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 4 चौका 16 के 6 आपके पास कैरी 1 बच गया। अब ये तीनों को गुना कर दीजिए, तो तीनों का गुना कीजिए 6 चौक 24, 24 दूना 48 और एक कितना हो गया 49 के 9, हाथ में कितना बच गया 4 और मतलब इसको अगर मतलब स्क्वायर कीजिएगा 6 का तो 36 और 4 कितना 40, तो आपको कितना आ गया 4096 आ गया और एक ये हो गया। तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना 4097 बटा में कितना 64 आ गया। आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा सेम क्वेश्चन बिहार SI मेंस में आया था, मैं देखा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि एक यानी कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण मतलब उसका खाली डाटा चेंज था, बाकी प्रोसीजर सेम था, बाह्य कोण 18 डिग्री है तो उसमें बहुभुज के कितने भुजा होगा। तो देखिए आपको ये चीज़ें पता है कि किसी भी मतलब बहुभुज है मतलब कितना भी भुजा वाला अगर कोई भी चीज़ आप बना दे, चाहे इसमें कितना भी आप भुजा दे दीजिए, ठीक है, कितना भी भुजा दे दीजिए, तो इसका बाह्य कोण जो होता है सबको जोड़ करके कितना होता है पता है, तो बाह्य कोण होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें मान लिया जाए कि ये साइड है, ठीक है, तो साइड को आप n मान लीजिए, तो n गुने में कितना
तो बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 18, तो n गुने में 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, तो n का वैल्यू अब इसको अगर कट कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा भुजा, ये n क्या है तो नंबर ऑफ साइड या भुजा, आपको जो भी बोलना है बोल लीजिए, भुजा। ठीक है, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको जो भी प्रैक्टिस सेट देंगे वो एकदम इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं मैं कुछ भी उठा करके बिल्कुल देना पसंद नहीं करता हूं, तो इसी में से मैं बुक में से आपको चौथा सेट पूरा कंप्लीट हो गया। आप मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों आप ये मत सोचिए कि चैनल पर व्यू कम है तो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा चैनल अभी न्यू है, इसीलिए आपको व्यू कम दिख रहा होगा, क्योंकि अभी लोगों के पास पहुँच नहीं रहा है कंटेंट। ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पर देखिएगा ऐसे ऐसे कंटेंट है जिसमें कुछ वो बोल ही नहीं रहे, ऑप्शन बता करके जा रहे हैं, उनके पास भी भीड़ लगा हुआ है। तो आपका ये फर्ज है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ तो आप शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।